हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैंने कहा था कि जो भी सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल का जून 24 में पेपर आया हुआ है टैक्सेशन का, इंटर में डीटी एंड आईडीटी और फाइनल का डीटी, उसके सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके अपलोड करूंगा सो दैट जो स्टूडेंट्स पेपर दे चुके हैं वो अपने को एवेल्यूट कर पाएँ कि वो मार्क्स कितने लेके आने वाले हैं, उनका पेपर कैसे हुआ था। और जो लोग दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, पेपर का क्या लेवल होता है। तो जो इंटर का पेपर था उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था एमसीक्यू का, जिसमें 15 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, उसकी वीडियो को सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करूँगा। तो जो आपका पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 2A और 2B दो पार्ट्स थे और दोनों 7 मार्क्स ईच के हैं, 7 मार्क्स ईच, इससे 14 मार्क्स का होता। मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था। जो क्वेश्चन पहला होगा उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स का हो जाएगा। और फिर आपको 5 क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे, 14 मार्क्स ईच, तो 70 मार्क्स। इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। 30 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और 5 क्वेश्चंस और करने होंगे आपको, 70 मार्क्स के, 100 मार्क्स का होगा। तो जो अब क्वेश्चंस करेंगे वो ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा, उसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं। तो 7 मार्क्स के भी हो सकते हैं या 8 और 6 मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ए पार्ट भी 7 मार्क्स का है और बी पार्ट भी 7 मार्क्स का है, तो दोनों 7 मार्क्स के हैं। जो सेकंड का ए है वो रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे बेस्ड है, और जो 2B है वो आपका सैलरी हेड से दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। विजय ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट चेन्नई। वो चेन्नई में पैदा हुआ था। लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन 20 अगस्त 2019 टू कंट्री एक्स। तो वो 20 अगस्त 2019 को कंट्री एक्स, कोई भी कंट्री इंडिया से बाहर है, उसमें गया था, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से गया था। इंडिया में वापस आता है 5 जून 2023 के लिए एंड ज्वाइन एबीसी लिमिटेड एज सीईओ। He has the following incomes of the financial year 23-24. Assume that income given above have been computed with eligible deductions. मतलब इनकम दे रखी है वो सब कुछ करने के बाद दे रखी है, इनकम को दोबारा से रिकम्प्यूट नहीं करना है, वो कंप्यूटेड इनकम आपके लिए दे रखी है। 115 बीएसई को इग्नोर करना है। मैंने जब पेपर आपका देखा तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में 115 बीएसई को इग्नोर किया गया है, जबकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 115 बीएसई को अब डिफ़ॉल्ट बना दिया गया है। तो सरकार भी ये चाहती है कि 115 बीएसई का ज़्यादा यूज़ हो, तो क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन करने चाहिए थे कि 115 बीएसई का भी यूज किया जाए। तो एक बैलेंस पेपर होना चाहिए था। कुछ जगह 115 बीएसई के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाते और कुछ जगह वो ये बोलते कि उसने ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट किया था अंडर सेक्शन 115 बीएसई सब सेक्शन 6। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो दोनों दे देते, इसको आप ओल्ड टैक्स रिजीम और 115 बीएसई दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करो और ये डिसाइड करो विच वन इज द बेटर ऑप्शन। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में उन्होंने यही दिया है कि 115 बीएसई को इग्नोर कर दिया जाए, मतलब जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकलवाया है और उसकी टोटल इनकम निकलवाने के लिए बोली है। तो पहले स्टेटस निकालते हैं। हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो पहले हमने ये लिख लिया और उसके पहले के हमने 4 साल और भी लिख लिए। जो मैं टीचिंग करता हूँ उसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बेसिक कंडीशंस लगाने के लिए हमें कम से कम 5 साल की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो अपना रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इसका स्टेटस निकालना है, उससे पहले के 4 साल। सेकंड बेसिक कंडीशन में इमीडिएटली प्रोसीडिंग 4 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं हमेशा बच्चों को एडवाइज करता हूँ पहले ये 5 साल लिख लेते हैं। अब वो इंडिया से बाहर गया था 20 अगस्त 2019 के लिए। चेन्नई में वो पैदा हुआ था, वहीं बड़ा हुआ था, इसका मतलब 19 में पहली बार वो बाहर जा रहा है, इसलिए हमने 19-20 पर टिक कर लिया। ये 20 अगस्त 2019 को वो पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा है, तो वो इस डेट को इंडिया से बाहर गया। इसका मतलब इससे पहले वो हमेशा इंडिया में था, तो अप्रैल में इंडिया में था, मई में इंडिया में था, जून में इंडिया में था, जुलाई में इंडिया में था, अगस्त में इंडिया में था। और अगस्त में 20 अगस्त को बाहर गया है, तो 31 की जगह हम लिख देते हैं 20 अगस्त। ये अप्रैल के 30 डेज हो गए, मई के 31 हो गए, जून के 30 हो गए, जुलाई के 31 हो गए, और अगस्त 20 को वो बाहर गया। और बाहर गया 20 अगस्त को, तो आपको ये आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि जाने का दिन और आने का दिन हमेशा इंडिया में काउंट होता है। डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल बोथ विल बी काउंटेड एज डेज इन इंडिया, तो इंडिया में काउंट करेंगे। तो टोटल कितने डेज हो जाते हैं आपके लिए? 2 डेज तो ये हो जाते हैं,
और ये 142 डेज आने चाहिए। 30 30 30 30 120 दिन ये हो गए, 120 और 120 140 और 31 31 दो हैं, तो 142 डेज निकल के आ गए 1920 के अंदर, 1920 के अंदर। इसके बाद वो इंडिया से बाहर चला गया, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर गया था, तो यहाँ पे चलो लिख भी देता हूं एम्प्लॉयमेंट पर्पज। इसके बाद ही कम्स बैक टू इंडिया ऑन 5 जून 2023, मतलब हमारे ईयर में वापस आता है, तो यहाँ पे उसके नंबर ऑफ डेज नील हो जाते हैं पिछले 3 सालों के अंदर। 1920 में वो गया था, तो 20 अगस्त को गया था, जाने से पहले इंडिया में था, 140 डेज इंडिया में काउंट करें। 20-21 इंडिया से बाहर था, 21-22 इंडिया से बाहर था, 22 इंडिया से बाहर था, और इंडिया में वो आ जाता है आपके लिए 5 जून 2023 के लिए। तो 5 जून के लिए वो आता है, तो इसका मतलब जून से लेके मार्च तक वो इंडिया में रहा। तो जून 30 दिन का होता है, और 30 में हम 4 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 26। सर हम 4 माइनस क्यों कर देते हैं? 5 जून इंडिया के अंदर काउंट होगा, आने का दिन इंडिया में काउंट होगा, जिस दिन इंडिया में पहुंचा वो इंडिया में काउंट होगा, तो 5 जून इंडिया में काउंट होगा। इसलिए हमें मई के लिए माइनस, वो 4 के लिए 4 माइनस करने पड़ेंगे, 30 में 4 माइनस कर दिए बटे 26। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये आपके इंडिया में निकल के आ गए इतने दिन। 26 आपके जून के, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्योंकि लीप ईयर था इसलिए 29 लेंगे, और मार्च के 31। तो इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो इसको हम किस तरीके से काउंट करेंगे? 26 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, और ये हो गए 301 डेज। वैसे एक अप्रोच हमारे पास और भी थी, टोटल 3 डेज होते हैं 366, दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। 23-24 में टोटल 366 डेज थे, और वो आता है आपके लिए 5 जून के लिए। तो अप्रैल में इंडिया से बाहर था, मई में इंडिया से बाहर था, और 4 दिन के लिए इंडिया से जून में भी बाहर था। ये अप्रोच भी आप लोग लगा सकते हो, ये भी सही तरकीब है। टोटल 366 डेज हो गए, वो 5 जून को वापस आया, तो अप्रैल में इंडिया से बाहर था, मई में इंडिया से बाहर था, और 4 दिन के लिए इंडिया से बाहर था। 366 में से माइनस कर देते हैं 30 माइनस 31 माइनस 4, अभी भी 301 डेज निकल के आता है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये डेटा मिलने के बाद हम ये देखते हैं कि बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। सर ये स्पेशल केस नहीं बनेगा। हमने पढ़ा था जब कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया से बाहर जाता है तो सेकंड बेसिक कंडीशन को हम नहीं चेक करते हैं, केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन के लिए चेक किया जाता है। नहीं, ये कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि हम लगा रहे हैं 23-24 का स्टेटस, और वो जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर गया था वो 1920 में बाहर गया था। जब 1920 का स्टेटस निकाला होगा तब तो हमने ये देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट पर्पज से बाहर गया है, तो हमने सेकंड बेसिक कंडीशन को इग्नोर कर दिया गया होगा। तो 1920 का स्टेटस निकालते समय तो हमने इसको एक स्पेशल केस की तरीके से ट्रीट किया होगा। बट 23-24 में वो स्पेशल केस नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसमें एम्प्लॉयमेंट पर्पज से बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन इस तरह हमने एक केस और भी पढ़ा था, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन इंडिया में वापस आता है फॉर ए विजिट, तो सर तब भी हम सेकंड बेसिक कंडीशन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला वो केस भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विजिट के लिए नहीं आ रहा है। विजिट का मतलब होता है कि अगर आएगा तो वापस भी जाएगा। वो इंडिया में 23-24 में वापस आया है, लेकिन वापस नहीं जा रहा है, इंडिया में आके उसने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। तो जो इंडिया में वो आया वो विजिट की डेफिनेशन के अंदर काउंट नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल केस बनेगा, ये स्पेशल केस के तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो हम अब पहली बेसिक कंडीशन देखते हैं, एटलीस्ट 182 डेज इन इंडियन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। हमें 182 दिन की तलाश है, और यहाँ पे तो 301 दे रखे हैं, तो जो बेसिक कंडीशन 1 होती है वो सेटिस्फाइड है। इसका मतलब वो इंडिया के अंदर रेसिडेंट तो हो गया। अब अगर रेसिडेंट हो गया तो हमें दोनों एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी।
एडिशनल कंडीशंस अगर दोनों सेटिस्फाइड होंगी तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल देंगे, जिसको हम शॉर्ट में आरओआर बोलते हैं। और एक या दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो हम बोल देंगे आरएनओआर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो पहले A1 चेक करते हैं, और A1 कहता है पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार रेसिडेंट होना ज़रूरी है। तो 1-2 सालों का अगर हम और भी लिखें इससे पहले इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं हम, तो यहाँ पे 17-18 होगा बेटा। यहाँ पे 365 निकल के आएगा, यहाँ पे भी 365 होगा, यहाँ पे भी 365। क्योंकि 1920 में अगर वो पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा है तो उससे पहले तो हमेशा इंडिया में रहा होगा, तो यहाँ पे भी रेसिडेंट है, यहाँ पे भी रेसिडेंट है। बेसिक कंडीशन हर जगह सेटिस्फाइड हो रही है 182 डेज। पिछले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट तो इजीली मिल रहा है, तो एडिशनल 1 भी सेटिस्फाइड है। एडिशनल 2 पिछले 7 सालों में 730 दिन होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 हम पिछले 7 सालों में काउंट करेंगे तो 730 से बहुत ज़्यादा दिन निकल के आएंगे, तो A2 भी सेटिस्फाइड है। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो बन जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं ROR। तो पहला तो मैंने आंसर निकाल के आपको दिखा दिया कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, और वो निकल के आता है हमारे लिए ROR। अब उसकी टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए बोला गया है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया कि ROR के लिए तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होती हैं। इंडिया में अक्रू अराइज होती है वो भी होती है, इंडिया में रिसीव होती है वो भी होती है, और अगर इंडिया से बाहर अक्रू अराइज हो रही है तो वो भी ROR के लिए टैक्सेबल होती है। तो ROR के लिए तो सभी इनकम टैक्सेबल होती हैं, तो ROR के लिए सैलरी इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। जो आपकी इंडिया में इनकम थी बैंक इंटरेस्ट इनकम, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। जो कंट्री एक्स में इंटरेस्ट इनकम थी वो भी ROR के लिए टैक्सेबल होगी। जो आपकी श्रीलंका में रबर एस्टेट से इनकम थी वो भी टैक्सेबल होगी। सर रबर एस्टेट से जो इनकम होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, लेकिन वो इनकम इंडिया में होगी तभी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इंडिया से बाहर होगी तो नॉर्मल इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मलेशिया वो भी ROR के लिए टैक्सेबल होगी। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कंपनी इन दुबई, ROR के लिए तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होती हैं। इन सबका टोटल कर दोगे तो टोटल इनकम उसकी निकल के आ जाएगी। तो 9 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 1,20,000, और ये आ गया 17,50,000। तो उस मिस्टर एक्स जो भी हैं उनकी इनकम निकल के आ जाती है इंडिया के अंदर 70,50,000। मैंने क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से लिख के क्यों नहीं किया, क्योंकि ROR के लिए तो सभी इनकम टैक्सेबल होती हैं। हाँ अगर कोई इनकम एग्जाम्प्ट होती है स्पेसिफिकली, इसलिए मैंने एक बार बस रीड कर लिया, कोई इनकम एग्जाम्प्ट तो नहीं है, लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम है तो फिर हर इनकम टैक्सेबल होगी अगर स्टेटस उसका ROR निकल के आ रहा है। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 9 10 11 और 4 15 और 16 16 लाख तो ये हो गया, 16,80,000, 17,50,000, या सही टोटल निकल के आया है। एंड दिस इज द टोटल इनकम एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सैलरी का क्वेश्चन दे रखा है, मिसेस सिमरन एज 45 years is HR manager in Ship Private Limited. She has given the details of her income for the previous year 23-24. Basic salary 70,000 per month up to 31st July 23 and 75,000 per month from 1st August 23. Salary is due paid on the last day of every month. अब सैलरी लास्ट डे पे ड्यू हो रही है, ये तो बहुत ही इजी कर दिया। मजा तो तब आता है सैलरी जो ड्यू हो रही है वो आपकी फर्स्ट डे पे होती है। सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू हो रही है तब क्लासिक क्वेश्चन बनता है। जनरली तो क्वेश्चन आखिरी डेट पे ड्यू होती है, सैलरी आखिरी डेट पे रिसीव भी हो रही है, तो अप्रैल की सैलरी अप्रैल में टैक्सेबल होगी, मई की मई में टैक्सेबल होगी, जून की जून में टैक्सेबल होगी। सिंपल क्वेश्चन हो गया। डियरनेस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक सैलरी दे रखा है क्योंकि नॉट फॉर्मिंग पार्ट है। बोनस दे रखा है, जुलाई में जो सैलरी थी उसके 1 मंथ सैलरी के बराबर, जुलाई में जो सैलरी थी उसकी 1 मंथ सैलरी के बराबर, और सैलरी में क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, इसके बराबर उसको बोनस दिया जा रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू द आरपीएफ दे रखा है 15% ऑफ बेसिक सैलरी।
मोटर कार ओन्ड बाई एम्प्लॉयर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड्स 1.6 लीटर। 1.6 लीटर इसको हम या तो 1600 सीसी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं 1.6 लीटर को एक्सीड करती है। प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, तो ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है, दोनों पर्पज के लिए दे रखी है। और एक्सपेंडिचर्स किसने करे हैं? एक्सपेंडिचर्स बाई एम्प्लॉयर दे रखे हैं, वो भी एम्प्लॉयर ने करे हैं। ड्राइवर नहीं दिया गया है, सेल्फ ड्रिवन बाई द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने खुद ड्राइव किया हुआ है। तो खर्चा भी एम्प्लॉयर ने किया है और कार भी एम्प्लॉयर की है और एक्सपेंडिचर्स को दोनों उसको बियर किया है। लेकिन जो सेल्फ ड्रिवन है मतलब शॉफर नहीं दिया गया। लेकिन एक खास बात और भी दे रखी है, जो कार दे रखी है वो 1 जनवरी 2024 से दे रखी है, मतलब 3 महीने का वैल्यूएशन किया जाएगा। हॉस्टल एक्सपेंसेस अलाउंस दे रखा है, 2 बच्चों के लिए 10,000 रुपये पे किया था, टोटल अमाउंट दिया गया है। 48,000 पेड एज एजुकेशन फैसिलिटी फॉर 2 चिल्ड्रन इन स्कूल मेंटेन्ड बाई एम्प्लॉयर, जो बॉस का स्कूल है उसके अंदर दे रखा है, आपके लिए दे रखी है 48,000 रुपीज़ दे रखी है। कैलकुलेट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, केवल सैलरी इनकम निकलवाइए और कुछ भी नहीं निकलवाया गया है। ठीक है, 15 BAC को ऑप्ट नहीं किया है। शिफ्टिंग आउट टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइड अंडर सेक्शन 15 BAC, शिफ्टिंग आउट का मतलब वो 15 BAC को ऑप्ट नहीं कर रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 15 BAC को उसने सेलेक्ट नहीं किया है, शी ऑप्टेड द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर करवा दूं या अलग से करवाऊं आपके लिए? नीचे करवा देता हूं। 1 जुलाई तक 70,000 रुपीज सैलरी थी, तो यहां लिखता हूं बेसिक सैलरी 70,000 इंटू अप्रैल में जून जुलाई 4 मंथ्स के लिए प्लस 75,000 इंटू 8। आप देखो यहाँ पे 31 जुलाई तक उसको 70,000 है, अप्रैल में जून जुलाई उसके बाद 75,000 रुपीज़ मिलती है। तो टोटल कर लेते हैं इसका 75,000 इंटू 8 और प्लस ऐड कर देते हैं 2,80,000, इट कम्स 8,80,000। ये हो गई उसकी बेसिक सैलरी। DNS अलाउंस 25% दे रखा था, तो 8,80,000 डिवाइड बाई 4 और ये हो गया 2,20,000। 25% ऑफ बेसिक सैलरी दे रखा था, तो बेसिक सैलरी 8,80,000 है, उसका 25% हो गया 2,20,000 रुपये। 2 हमने टिक कर दिए। इसके बाद बोनस दे रखा है और बोनस उसके लिए दे रखा है जुलाई की सैलरी के बराबर। जुलाई में बेसिक सैलरी चल रही थी 70,000 और DA चल रहा था 70,000 रुपये का 25% इंटू 25%, 17,500। जो उसको बोनस दिया गया था वो लिखा हुआ था 1 मंथ सैलरी इज पेड इन जुलाई इक्वल टू 1 मंथ सैलरी इज पेड इन जुलाई। जो सैलरी उसको जुलाई में पे की गई थी उसके बराबर बोनस दिया गया है और बोनस होगा बेसिक सैलरी प्लस DA के बराबर एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। तो हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ था वो अगस्त में हुआ था, इसलिए जुलाई में उसकी सैलरी 70,000 रुपये और 17,500 25% DA था, तो ये आ जाता है 87,500, 87,500 रुपये उसके लिए बोनस दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो यहां लिखते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF, और वो दे रखा है आपके लिए 15% ऑफ बेसिक सैलरी के बराबर। तो 8,80,000 रुपये का हमने कर दिया 15%, तो 8,80,000 इंटू 15%, ये हो गया 1,32,000। यहाँ से जो आपकी RPF की सैलरी होती है वो HRA वाली सैलरी ही होती है 8,80,000। DA इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नॉट फॉर्मिंग है, DA तभी लेते हैं जब फॉर्मिंग होता है, प्लस कमीशन तब लेते हैं जब एक परसेंटेज ऑन द टर्नओवर गिवन होगा। इस क्वेश्चन में कमीशन दे ही नहीं रखा है, तो इसी का 12% एग्जम्प्ट भी कर दिया जाएगा। तो 8,80,000 रुपये इंटू 12%, ये हो गया 1,05,600। 132 में से ये माइनस कर देते हैं 26,400 हो जाएगा टैक्सेबल, तो इस पर भी हम टिक कर देते हैं। फिर यूज ऑफ मोटर कार, रूल 3 सब रूल 2 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। जो पर्क्स की डेफिनेशन है वो 17 सबसेक्शन 2 में दे रखी है और साथ में आपके लिए
जो इसके अंदर जो वैल्यूशन है उसके रूल्स में 3(1) RFA का होता है, 3(2) कार का होता है। अगर कार आपकी 1600 सीसी की ज़्यादा की होती है तो 2400 रुपये और +3। अगर कार ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ने करे हैं तो हम ये देखते हैं कार की कैपेसिटी कितनी है, 1.6 लीटर या उसके बराबर या उससे ज़्यादा है। यहाँ लिखा हुआ है एक्सीड लिखा हुआ है। तो अगर आपकी कम होती है 1600 सीसी है उसके बराबर तो 1800 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होता है, और ज़्यादा होती 2400 रुपीज़ पर मंथ टैक्सेबल होता है। और क्योंकि जनवरी में प्रोवाइड किया गया था तो 3 महीने का टैक्सेबल करेंगे। इसमें जो एक्सपेंसेस किए थे उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, 2400 इंटू 3 और ये आ जाएगा 7200, 7200 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस असेसी के लिए दे रखा है और वो दे रखा है 10,000 रुपीज पूरा लमसम में पे किया गया है, माइनस यहां से माइनस करेंगे एग्जाम्शन। अगर 115 BSc को उसने ऑप्ट कर लिया होता है मिसेस सिमरन ने तो ये एग्जाम्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाता, क्योंकि वो शिफ्टिंग आउट उसको वो छोड़ चुकी है। जो आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रही हैं, इसलिए एग्जाम्शन का बेनिफिट सेक्शन 10 और क्लॉज 14 जो रूल 2BB होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो 300 इंटू 2 इंटू 12, 2 बच्चों के लिए क्योंकि दिया गया है, एक बच्चा का 300 एग्जाम्शन होता है तो 300 इंटू 2 इंटू 12, तो ये हो गया आपके लिए 7200 का आपके लिए मिल जाएगा और 2800 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके बाद 48,000 पेड एज एजुकेशन फैसिलिटी फॉर 2 चिल्ड्रन इन ए स्कूल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया ये वाला पॉइंट। देखो बेसिकली जो एक्ट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ओन्ड एंड मेंटेन्ड, ओन्ड एंड मेंटेन्ड। अगर ओन एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो उस केस में अगर 1000 रुपये पर मंथ तक की एजुकेशन फीस होती है तो एग्जाम कर देते हैं, और 1000 से ज़्यादा होती है तो फुली टैक्सेबल हो जाता है। बट इस क्वेश्चन में केवल लिखा हुआ है मेंटेन्ड, तो फिर इस केस के अंदर हम ये वाला केस नहीं मानेंगे कि ओन एंड मेंटेन्ड वाला, नॉर्मल केस मानेंगे हम कि ओन नहीं है केवल मेंटेन कर रहा है। उस केस में हमेशा फुली टैक्सेबल होता है। तो 48,000 2 बच्चों के लिए है तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया एजुकेशन फैसिलिटी 48,000। क्योंकि मैं इसको ओन एंड मेंटेन इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि अगर ओन एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर होता तो फिर लैंग्वेज ऐसी लिखी होती एजुकेशन कॉस्ट इन ए सिमिलर स्कूल इन नियर बाई लोकेलिटी, क्योंकि फिर हम सेम स्कूल की फीस नहीं देखते हैं, फिर हम कोई नियर बाई लोकेलिटी के अंदर जो स्कूल होता है उसकी फीस से कंपैरिजन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 48,000 रुपये पे किए जा रहे हैं, मतलब स्कूल ओन्ड बाई एम्प्लॉयर नहीं है, इसलिए मैं उसको ओन एंड मेंटेन नहीं मान रहा हूं, मैं मेंटेन मान के कर रहा हूं। मैं अलग अदर केस बना रहा हूं जहां पे चाहे 1000 से कम हो चाहे 1000 से ज्यादा हो हमेशा फुली टैक्सेबल होता है। तो वैसे भी 1000 से ज्यादा तो है ही। अगर 48,000 2 बच्चों के लिए तो एक के लिए 24,000 हो गया, तो पर मंथ 2000 तो वैसे भी निकल के आ रहा है। तो फुली टैक्सेबल तो दोनों ही केस में होगा। तो 48,000 रुपीज के लिए टैक्सेबल कर दिया गया। यहां पे निकाल देते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी 8,80,000 प्लस 2,20,000 प्लस 87,500 26,400 7,200 2,800 48,000 12,71,900। यहाँ से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000 का ये माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 12,21,900 और यही आपका आंसर हो गया टैक्सेबल सैलरी।
आपसे पूछी गई है टैक्सेबल सैलरी, 50,000 का रिडक्शन दिया। सर अगर बाई चांस मैडम 115 बीएससी के अकॉर्डिंग ही टैक्स वो निकालती इनकम, डिडक्शन का बेनिफिट दोनों केस में मिलता। 1A जो स्टैंड डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलता है और न्यू के अंदर भी मिलता है। हालांकि बाकी जो डिडक्शन से 16(2) जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का था और 16(3) एम्प्लॉयमेंट टैक्स वाला, वो 115 बीएससी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था। जो बाकी के 2 डिडक्शंस होते हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलते थे, लेकिन न्यू में प्रोवाइड उनको नहीं किया जाता है। लेकिन जो स्टैंड डिडक्शन है वो दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे 115 बीएससी के अकॉर्डिंग निकालो या ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग निकालो। वैसे भी ये क्वेश्चन ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा रहा है। 50,000 रुपये हमने माइनस करे, आंसर आ गया 12,21,900 एंड दिस इज द आंसर। तो 14 मार्क्स तो बहुत ईजी थे मेरे ख्याल से। 15 मार्क्स का जो मैंने एमसीक्यू करवाया था वो भी कई बच्चों ने वीडियो देखने के बाद बताया कि सर हमारे 13 ठीक थे, किसी ने 14 बोला, किसी ने 12 बोला। चलो 24, 26, 28 नंबर वहाँ तक आप लेके आ रहे हो। और ये जो दो क्वेश्चंस करे होंगे 14 नंबर आपको ये भी मिलते हैं। तो वहाँ पे अगर मैं एवरेज 12 नंबर भी, आप 12 क्वेश्चन भी सही किए तो 24 मार्क्स तो आपको मिल जाते हैं एमसीक्यू के अंदर। मैं 15 इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि आइडियल कंडीशन नहीं लेके चल रहे हैं। 24 और 14 मार्क्स आपके ये हो गए, 38 तक तो आप लोग पहुँच ही चुके हो। पहले 40 का बैरियर क्रॉस करेंगे, मतलब पासिंग। उसके बाद जो एग्रीगेट 50 चाहिए होते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर 60 एग्जाम्शन वाला। करीब करीब पासिंग मार्क्स तक तो हम 2 ही क्वेश्चन से पहुँच चुके हैं, जो एमसीक्यू आप करके आए थे, जो आपने सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स करे थे। इसी तरीके से मैं थर्ड फोर्थ जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में दे रखे हैं उन सबका सॉल्यूशन अपलोड करता रहूँगा। कोई भी आपको अभी भी डाउट है या कुछ मुझसे आप पूछना चाहते हो तो मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 9899070452। देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जैसे ही मैं देखूँगा वैसे ही मैं आपके लिए रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।